तो बाजार में हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का फेज बना हुआ है और निफ्टी एक रेंज में अटका है। एफआईज लगातार बाजार से दूर हैं और जो भी मैक्रो फैक्टर्स आ रहे हैं बाजार को सपोर्ट करने वाले, बाजार उनको एक एक करके डिस्काउंट किया जा रहा है। भारत के फंडामेंटल्स को दिक्कत नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम यह है कि अगर इस साल दुनिया भर के तमाम बाजारों से अगर तुलना करेंगे तो भारत के बाजार में पैसे कम बने हैं, ये हकीकत है। तो यहां से बाजार की चाल आगे कैसी रहेगी, आपके लिए कौन से सेक्टर्स और कौन से शेयरों में पैसे बनाने के मौके बनेंगे, अगर हम थोड़े फ्यूचर की बात करें तो कौन से थीम्स एक्टिव रहेंगे अगले कम से कम 5 से लेकर 10 साल तक, और जो सबसे बड़ा मसला है वह है टैरिफ का। भारत अमेरिका के बीच में थोड़ी तनातनी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रुख में थोड़ी सी नरमी आई है, तो क्या उम्मीद बन रही है कि कोई ट्रेड डील अमेरिका के साथ हम जल्द ही स्ट्राइक करेंगे और बाजार इन सारी चिंताओं से आगे बढ़कर फिर से तेजी की रफ्तार पकड़ेगा? ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने चुना है एक खास मेहमान को, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के दिग्गज हैं, तमाम कंपनीज के बोर्ड में हैं और इसके अलावा देश के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर वो अपने गेस्ट लेक्चर्स भी देते हैं। मनीष सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, सबसे पहला तो वही सवाल जो सभी के मन में है कि बाजार एक रेंज में है, चल नहीं रहा है, मैक्रो फैक्टर्स मजबूत है, जीएसटी में इतना बड़ा रिफॉर्म हो गया, फिर भी बाजार अपनी रेंज को छोड़ नहीं रहा है। सर, आपके हिसाब से प्रॉब्लम क्या है, बाजार चल क्यों नहीं रहा है? कि अगर आप देखें इस साल इनकम टैक्स रेट में भी कट आए जो बजट में अनाउंस किए गए थे, जीएसटी में भी अब कट आए हैं और आरबीआई से भी इंटरेस्ट रेट में कट आए हैं। तो ये आपको ये दिखा रहा है कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि इकोनॉमी ग्रोथ को रिवाइव किया जाए, और ये तभी होता है जब द रिजल्ट जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं आ रहा है। और यही प्रॉब्लम आपको, जैसे मार्केट में अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं कि पिछले साल अगर 12 महीने देखें तो एक्चुअली ये मार्केट ओवरऑल ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। इंडिविजुअल शेयरों में हो सकता है 15% 20% पोर्टफोलियो में शेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे किए, बट अगर आप एग्रीगेट में देखें मार्केट ने इस साल कोई रिटर्न नहीं दिया है। और 9% काइंड ऑफ हेडलाइन ग्रोथ ईपीएस में, निफ्टी 50 में सबका ये मानना है कि 8-9% जैसा ग्रोथ होगा इस साल FY26 में। और ये संभावना है अब जीएसटी कट, इनकम टैक्स कट, इंटरेस्ट रेट कट होने से कि अगले साल 13-14% जैसा ईपीएस ग्रोथ दिख जाए हेडलाइन कंपनियों में। बट इससे अगर मैं एक स्टेप पीछे लूं कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है, कि जो हमारा इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काइंड ऑफ पुरानी कंपनियों का हो चुका है। तो जैसे आईटी कंपनी बहुत फेवरेट होते थे और उन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया दुनिया में, और उन्होंने जो मार्केट कैप भी है ऑलमोस्ट 20-25% हिंदुस्तान का उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। बट अब जैसे ये एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है अगले 2-3 सालों में, जैसे एआई का बूम से कोडिंग अपने आप हो पाएगी, प्रोजेक्ट्स जो कंपनियां हैं वो कम मैन पावर के साथ कर पाएंगी, तो जो 20-22-25 के पी मल्टीपल ये चल रहे हैं आईटी सेक्टर के, और ग्रोथ रेट करीब 5-1% जैसा बचा है इनका, तो इसमें कोई जैसे आपको उछाल दिखता नहीं है। फिर एफएमसीजी जैसे एक क्षेत्र है जिसमें जीएसटी के कट आएंगे और बेनिफिट भी होगा, बट कुछ जीएसटी काटने से आप एक मंजन के बदले 2 मंजन तो नहीं करोगे, एक साबुन के बदले 2 साबुन नहीं करोगे। तो थोड़ा शेयर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लोगे, थोड़ा आप शायद छोटे ब्रांड से बड़े ब्रांड में चले जाओगे, तो एक बार आपको थोड़ा जंप इसमें मिलेगा। बट जो पैसा आप बचाएंगे मोस्ट लाइकली आप जो हम कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर कहते हैं उसके तरफ शायद ज़्यादा जाए, जो हो सकता है ट्रैवल में या रेस्टोरेंट्स में या सिनेमा देखने में या आपके मोबाइल ऐप्स पे, या जो भी आप वहाँ पे खर्चा ज़्यादा करें, या इवन स्टॉक मार्केट में जैसे निवेश करें। सो ये जो चेंजेस हो रहे हैं अभी, ये दर्शा रहा है कि जो इंडेक्स है उसमें काफ़ी स्टैग्नेशन है और रेंज बाउंड रहना चाहिए। और जो भी एक्शन है, जैसे पिछले 3-4 सालों में ईएमएस में या फूड डिलीवरी सर्विसेज में या डिफेंस में एक एक सेक्टर में उछाल आया, बट एग्रीगेट में कुछ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ ओवरऑल मार्केट में। तो इंडेक्स का कॉम्पोजिशन भी बदलेगा, और अपना काम यही है कि बस आपको 10-15 कंपनियां ढूंढनी है, और जो मैं यही कहता हूँ कि आप 5 साल अगर आगे देख पाए कि ये कंपनी
कैसी रहेगी, इसकी क्या अर्निंग ट्रेजेक्टरी रहेगी, और क्या 5 साल बाद ये कंपनी मुझे 5-6 के पी पे मिल रहा है कि नहीं। तो आज अगर आप 50 पी दे रहे हो तो उसका अर्निंग ग्रोथ इतना होना चाहिए कि 10 गुना हो जाए 10 साल में, तो उस टाइम 5 पी पे आए, क्योंकि 5वें साल तक इतना ग्रोथ हो जाएगा कि वो एनीवे पी उसका नॉर्मलाइज होके समझिए 15, 20, 25 के करीबन आके रह जाए। तो अगर वो दृश्य से आप देखें कि मैं 5 पी 5 साल आगे सोच सकता हूँ, तो उसमें अगर 15 पी रहा तो 3 गुना पैसा बनेगा, और 25 पी हो गया तो 5 गुना पैसा बनेगा। वो काइंड ऑफ रेंज अगर मन में रख के काम करें, आई थिंक इट वुड बी बेटर। मनीष सर, ये जीएसटी वाले मसले पर जरा एक बार थोड़ी सी और आपसे विस्तार से बातचीत करूंगा। आपने कहा कि जो डिस्क्रिशनरी वाला जो खेमा है वो एक्टिव रहेगा, तो हम क्या माने कि जीएसटी का जो बूस्टर डोज सरकार ने दिया है इकोनॉमी को, इससे क्या ओवरऑल हम कंजम्पशन बूस्टअप होते हुए देखेंगे, या फिर ये कुछ सेगमेंट तक ही सीमित रहेगा? तो अभिषेक जी, ये माने इकोनॉमिक्स इज नॉट अ वन ऑन वन कि एक बॉल मारा तो डायरेक्टली वही जाके हिट होगा। सो नॉर्मली ये देखने में आएगा कि एक जो प्राइस डिफरेंशियल हो गया है और अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अगर जैसे 5% जीएसटी के लिए, क्या मैं अनऑर्गेनाइज नॉन टैक्स पेड आदमी का माल खरीदूंगा या मैं थोड़ा ब्रांडेड आइटम खरीद लूंगा, तो थोड़ा वो शिफ्ट जरूर देखने में आएगा। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि आप एक मंजन लगाते थे तो 2 मंजन तो नहीं लेंगे क्योंकि जीएसटी कट हो गया। बट जो एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं कि जो पैसा बचेगा उससे आप हो सकता है रेस्टोरेंट में 2 बार चले जाएं, महीने में 1 बार जाते थे तो 2 बार चले जाएंगे। हो सकता है कि आप साल में एक छुट्टी लेते थे तो एक और छोटी छुट्टी ले लेंगे। तो ये सब जब पैसा सर्कुलेशन में आएगा और थोड़ा ये कंजम्पशन बूस्ट होगा, तो उससे इन्वेस्टमेंट साइकिल भी रिवाइव होता है कि अगर आप छुट्टी पे जाते हैं तो कोई होटल वहाँ पे बनना चालू हो जाएगा, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले एक्सपेंड कर देंगे, कहीं घूमने जाते हैं तो शायद एयरलाइन वाला बोले हमें और एयरक्राफ्ट लाना पड़ेगा। तो ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि जीएसटी काटा गया डिटर्जेंट और साबुन में तो उसका इम्पैक्ट डिटर्जेंट और साबुन में ही आएगा, वो और कहीं आ सकता है। बट उस स्पेसिफिक सेक्टर में डेफिनेटली देयर विल बी सम गेन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देयर विल बी सम गेन फ्रॉम अप ट्रेडिंग की, जो मैं समझिए लाइफ बॉय खरीदता था, हो सकता है मैं लक्स खरीद लूँ फॉर एग्जांपल। एंड बट स्टिल ओवरऑल आई विल फील कि एफएमसीजी के बदले ज़्यादा उछाल आपको कंज्यूमर डिस्क्रिशन भी दिखेगा, जो कि लाइक आई सेड मे बी ट्रैवल, रेस्टोरेंट्स, ईटिंग आउट, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब में ज़्यादा देखने मिले उछाल। ठीक है। सर, एफएमसीजी के बाद ना जरा एफआईज की बात करते हैं, क्योंकि एफआईज का ना आना भारतीय बाजारों को जकड़ के रखा हुआ है एक रेंज में। और कहा यह जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं तो कहा यह जाता है कि नहीं, बाकी दुनिया के मुकाबले भारत में वैल्यूएशंस महंगे हैं। फैक्ट यह भी है कि अगर इस साल हम सारे इमर्जिंग मार्केट या फिर डेवलप्ड मार्केट से भी तुलना करें तो भारत में पैसे नहीं बने हैं। तो क्या आपको लगता है कि एफआईज की प्रॉब्लम ये वैल्यूएशन की है, या फिर कुछ और चीजें हैं जो उनके हाथ को बांध के रखे हुए हैं? अभिषेक, वैल्यूएशन इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ। और कोई अपना देश जैसे यूएस छोड़ के यहाँ क्यों आता था कि यहाँ मुझे ग्रोथ ज्यादा मिलेगा। दैट वाज द होल केस फॉर इमर्जिंग मार्केट कि हम लार्ज कैप छोड़ के स्मॉल कैप में क्यों जाते हैं, कि हमें स्मॉल कैप में हो सकता है ग्रोथ फास्टर होगा, क्योंकि रिलायंस बढ़ेगा शायद 10%, बट जो छोटी कंपनी है हो सकता है उसका ग्रोथ 20, 25, 30% भी हो सकता है। दैट इज द नॉर्मल वे टू अप्रोच। बट अब हुआ क्या है कि इंडिया में मल्टीपल तो ऊंचे रह गए पर ग्रोथ साफ हो गया। 9% का, जैसे मैंने कहा, एग्रीगेट ग्रोथ रेट रहा। और जो होम मार्केट, मदर मार्केट है दुनिया की, यूएस, वहाँ पे जो टॉप कंपनियां हैं, मैग्निफिसेंट सेवन कहते हैं, बट जो टॉप 6 कंपनियां हैं, एनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, फेसबुक एंड अमेजॉन, एग्रीगेट में ये लोग 25% ग्रोथ इस बेस पे भी दिखा रहे हैं। एग्रीगेट में इनकी कमाई पोस्ट टैक्स लास्ट 12 मंथ्स में अगर मैं देखूं तो $500 बिलियन थी, और ये अगले साल जो प्रोजेक्शन है वो $600 बिलियन हो जाएगी। उसके मुकाबले अपने टोटल एनएसई 500 के कंपनी 200 बिलियन कमाते हैं। यानी कि वहां की बड़ी कंपनी हमसे 3 गुना ज्यादा कमा रही हैं और हमसे दुगना या 2.5 गुना ज्यादा रेट ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ है।
और एक्चुअली पूरे दुनिया पे राज करके बैठे हैं कि आप ये नहीं सोच सकते कि 5 साल बाद मैं अमेजोन को नहीं यूज करूंगा, या 5 साल बाद मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई चीज नहीं यूज करूंगा। तो जो ये लॉक कर रखा है और ये एआई का जो मेनिया हो गया है कि ये सब डेटा यूज करके ये हमें मोर एंड मोर सर्विसेज दे पाएंगे, और इनका देफो कॉस्ट बेस इतना बढ़ेगा नहीं। आज के दिन बहुत केपेक्स कर रहे हैं डेटा सेंटर और सब बनाने, बट आगे जाके ये द फन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म कंपनीज है कि खर्चा प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। तो इसलिए मोस्ट दुनिया का पैसा आप देखें कि यूएस में केंद्रित हो गया जाके, और जहां भी थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखता है या थोड़ा थोड़ा बेयर मार्केट में बाउंस दिखता है, जैसे थोड़े पैसे अब यूरोप में चालू हो गए। पिछले साल जापान में थोड़ा पैसा चला गया था। पिछले 6 महीने में इवन चाइना में उछाल आ गया है, क्योंकि वो मार्केट 11 के पी पे था। हम लोग जब 22 पे थे वो लोग 11 पे थे। आज वो 11 से बढ़ के 13-14 पे आए हैं। तो इंटरनेशनल मनी मोबाइल है, और उनको दिख रहा है कि अब मैं 2-3 आपको अगर उदाहरण दूं, आप भी सरप्राइज होंगे कि जैसे यहाँ मारुति का भाव है, वो उसका जो ओनर है सुजुकी, उससे डबल मार्केट कैप मारुति का यहाँ इंडिया में है, जिसमें कि सुजुकी उसको 60% होल्ड करता है। तो ये मैथमेटिकली सम थिंग्स आर सो क्रेजी। इसलिए आपने देखा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने आके अपनी कंपनी बेच दी यहाँ। जैसे एक्सोन नोबेल ने अपने पेंट कंपनी बेच दी है। इंडिया में जैसे एशियन पेंट का मार्केट कैप यूएस की सबसे बड़ी पेंट कंपनी पीपीजी है, उससे बढ़ के आगे निकल गया है। यहाँ पे जैसे मैंने मारुति का उदाहरण दिया। सो ऐसे बहुत से सेक्टर हैं जहाँ पे अपना मार्केट कैप इतना हो गया कि हर देश के जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर थे, वर्लपूल ने आके अपना शेयर बेच दिया इंडिया में, जी ने आके अपना शेयर बेच दिया इंडिया में, बीएटी ने अपने आके आईटीसी के शेयर बेच दिए, कोरियन अपने अ, जो कार मेकर है उन्होंने आके अपना शेयर बेच दिया। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मेकर है वो आपका आईपीओ आके तैयार है। सिंगापुर से सिंगापुर टेलीकॉम ने आके बेच दिया, और हमारे खुद के प्रमोटरों ने इतने शेयर बेचे मार्केट में। तो ये सारा पैसा आ रहा है क्योंकि रिटेल का जो फ्लो चलते जा रहा है, उनको सप्लाई मिलते जा रहा है यहाँ से। तो फॉरेनर ना तो स्ट्रेटेजिक, ना प्राइवेट इक्विटी, ना इंडियन प्रमोटर इनके पीछे लगा है, और सप्लाई आते जा रहा है हर साइड से। तो ये यही दर्शा रहा है कि जो एकदम व्हाट आई कॉल स्मार्ट मनी, नॉलेजेबल मनी आर इन द मूड ऑफ इनकैशिंग, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पैसा लगाते जा रहे हैं। एंड इसमें यही होगा कि आपको थोड़ा अपना टाइम होराइजन एक्सपेंड करना होगा, क्योंकि अगर 8-10% भी अर्निंग ग्रोथ आता है, हो सकता है 1 साल और ये मार्केट साइडवेज जाए, बट इवेंचुअली जो अर्निंग ट्रेजेक्ट्री है उसको पकड़ के, जो अपना नॉर्म रहा है कि 14-15% जैसा रिटर्न ये मार्केट देता है, दैट शुड बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रिटर्न एक्सपेक्टेशन। बट क्योंकि हमने लास्ट ईयर तो खैर कोई रिटर्न नहीं आया, उसके पहले जो 3 साल थे इतने रिटर्न आए कि उसको अब हजम करने में 1-2 साल निकलेंगे, और फिर होपफुली वो साइकिल वापस चालू होगा। एग्जैक्टली ये आपने सर बहुत ही क्रूशियल चीज़ की कि जो प्रमोटर हैं वो भी एनकैश कर रहे हैं, जो भी हाइज हमने हाल फिलहाल देखे। एक चीज़ सर आप और बताइए, जरा अगर हम फ्लोज की बात करें तो अब यूएस में उम्मीदें बन रही हैं कि फेड रेट काटेगा सितंबर वाली पॉलिसी में, 17 सितंबर की। और बार्कलेज का तो यहां तक कहना है कि नहीं, आप हो सकता है सरप्राइज देखें, 0.25% नहीं बल्कि 50 बेसिस पॉइंट का कट आए। आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो वो ट्रिगर करेगा कि थोड़ी यील्ड्स नीचे आएंगी और पैसे शायद निकल के इमर्जिंग मार्केट्स में जाए? क्या भारत को उसका बेनिफिट मिलेगा? आप देख रहे हैं सर इसको? देखिए, पैसा वहाँ चेस करता है जहाँ मोमेंटम है। इंडिया में ये जो सरकार की जी। कोशिश रही है कि जैसे तीनों वेपन फायर किए गए, जीएसटी, इनकम टैक्स, इवन पहले कॉर्पोरेट रेट टैक्स भी कट किया गया था, और इंटरेस्ट रेट भी कट है। तो अगर इस दिवाली हमारे ग्राहकों ने जाके बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया, एंड दैट लीड्स टू पीपल सेइंग कि चलो हमें भी कैपेसिटी लगानी पड़ेगी, और उसमें केपेक्स भी चालू हो गया साइकिल, तो अपना जो ये 8% का नॉमिनल ग्रोथ नंबर आया लास्ट क्वार्टर, जो कि हमें डबल डिजिट से ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वो दिखना चालू हो तो पैसा आने की संभावना है। नहीं तो बहुत उपाय हैं दुनिया में लोगों को पैसा लगाने के लिए। जैसे मैंने कहा, आज भी चाइना, ब्राज़ील बहुत चीप मार्केट है। अमेरिका इटसेल्फ अगर 20-25% में ये बड़े बड़े कंपनी चल रहे हैं, और उनके बाकी 490 कंपनी में कोई उछाल नहीं हुआ है। एक्चुअली वो एकदम वन साइडेड मार्केट हो गया, एकदम वेरी नैरो। सो
एक एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात ये, जब यूएस रेट काटता है और डॉलर गिरना चालू होता है, उस टाइम भी रुपी अप्रिशिएट नहीं करता। तो उस टाइम भी लोग डरते हैं कि यहाँ पे मैं पैसा डालता हूँ भी, अर्निंग भी नहीं आती, रुपी भी नहीं बढ़ता है। उसमें आप देख रहे हैं कि लोग डॉलर से निकलने के लिए तेजी चल रही है गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम जैसे हार्ड एसेट्स में। और चाइना भी जब अपना जैसे कैपेसिटी कट करने के फिराक में लगा हुआ है, तो जो हार्ड एसेट है जैसे मेटल के शेयर हैं, उसमें तेजी चालू हो गई। तो मेरा ये भी एक मानना है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि हम ये डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन पे अब ज्यादा ध्यान देंगे। तो माने एक ही सप्लाई का सोर्स बाकी था कि गवर्नमेंट भी रह गया, क्योंकि फॉरेनर बेच दिए, पी बेच दिए, एफआईआई बेच दिए, प्रमोटर बेच दिए। अब गवर्नमेंट फाइनली आके अगर ये भी सप्लाई करे और अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा सुधारे, हो सकता है एक दो अपॉर्चुनिटी में लोगों को मजा आए, एंड दैट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग सम मनी बैक इनटू द मार्केट। तो देखते हैं, लाइक लाइक एवरीथिंग इन लाइफ, इट डिपेंड्स। ये पिक्चर बन रही है और इसको देखते देखते वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। मनी सर, आपके ये पूरी कन्वर्सेशन से मैंने ये भी एक कंक्लूजन निकाला कि बाजार में हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आगे चीजें कुछ अलग डायरेक्शन में बढ़ेंगी। जो पारंपरिक सेक्टर हैं, जो कह सकते हैं कि जो हॉटस्पॉट रहे हैं, आगे शायद उसमें चेंज हम देखें। आप सर क्या ये एडवाइस करेंगे कि आईटी हो गया, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हो गए, इस तरह की जो फैंसी स्पेसिस थे वहां पर थोड़ा वेट को रिड्यूस किया जाए पोर्टफोलियो में और कुछ नए एरियाज पर फोकस किया जाए, कुछ चर्निंग की जाए? तो आपके हिसाब से वो जो अट्रैक्टिव एरियाज हैं बाजार में इस वक्त, वो टॉप 3 अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कौन से होंगे? तो टॉप 3, मैं खैर आई डोंट मैनेज पब्लिक मनी एंड आई डोंट एडवाइज ऑल्सो, बट मैं खुद जो कर रहा हूँ फाइनेंशियल्स में बहुत मेरा ओवरवेट है, क्योंकि वैल्यूएशन ठीक है। और ये जो, मैं तो 3 4 5 साल का व्यू लेता हूँ कि इसमें इनके पास इतने डेटा सेट है कि जब एआई आएगा तो प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े बेनिफिशियरी फाइनेंशियल्स होंगे। तो इट गोज अक्रॉस फ्रॉम बैंक्स, एनबीएफसीज, कैपिटल मार्केट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, सब में इनको फायदा होने वाला है। तो ये सेक्टर डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। आई डोंट थिंक लोग अब तक ये रियलाइज करे हैं कि हो सकता है अगले साल स्टेट बैंक का प्रॉफिट रिलायंस को क्रॉस कर जाए, जो कि आज हमारी नंबर 1 मार्केट कैप कंपनी है। अगले साल टीसीएस को के प्रॉफिट को आईसीआईसीआई बैंक क्रॉस कर जाएगी। अगले साल इंफोसिस के प्रॉफिट को एक्सिस बैंक क्रॉस कर जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज हो रहा है जो कि अननोटिस जा रहा है मार्केट में। तो आई थिंक ये एक बात है। दूसरा, खैर कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस हो या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो या रजिस्ट्रार कंपनीज हो, वेल्थ मैनेजर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, फुल गैमेट है वहाँ, फिर भी लगे रहना चाहिए। बहुत अच्छा स्पेस है। और ये तो सेक्युलर ट्रेंड है कि यहाँ पे पैसा जाएगा ही जाएगा। इसमें भी आई शुड दो कॉशन कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड के खुद के एएमसी के शेयर मार्केट में आने की संभावना है। तो उसमें भी होपफुली जब वो आए और ढंग के भाव से आए, देन वन विल बी एबल टू अप्लाई। तो एक सेक्टर फाइनेंशियल्स मैंने कहा। दूसरा, मैंने ये कहा था कि अब ये प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अंदेशा दिया है। तो पीएसयूज में जिसमें लोगों का ध्यान बहुत कम है आज, डिफेंस डिफेंस छोड़ के, हो सकता है कि उसके जैसे मेटल कंपनीज हो या दूसरे कंपनी हो जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नहीं आते हैं, वो हो सकता है वो आके बेचना चालू करें। दैट कुड बी इंटरेस्टिंग आल्सो फ्रॉम प्योर वैल्यूएशन। और फिर हमारा ये क्या मानना है कि व्हेन यू गो इवन फ्रॉम एवरेज टू गुड, रेट ऑफ चेंज इज सो हाई। व्हेन यू गो फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, रेटिंग इंप्रूव होता है, उसमें शायद पैसा बन जाए। तीसरा, एनर्जी स्पेस, क्योंकि अगर एआई हो या 10 से 15 सालों से लोगों ने पैसा लगाया नहीं, और जो भी हम कंज्यूम अब कर रहे हैं उसमें एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। तो वेदर यू गो फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यू गो फॉर ट्रांसमिशन, फुल फुल गैमेट ऑफ प्लेस है वहाँ पे। तो ये 3 में मैक्सिमम आई थिंक आज हमारा पोजिशनिंग है। और जो हम ढूंढते रहते हैं वो है आईपी, टेक्नोलॉजी या ब्रांड ओनिंग कंपनी। अगर तीनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा। क्योंकि अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन ये टाइप की कंपनियों से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्ले हो जाते हैं जिनके खर्चे नहीं बढ़ते हैं जबकि टॉप लाइन बढ़ती है। जैसे 30 40 साल पहले ब्रांड कंपनी हम कहते थे कि अगर हिंदुस्तान लीवर ने एक बार ब्रांड एस्टैब्लिश कर दिया तो उसका माल बिकते ही जाएगा। वैसे आज के दिन ये प्लेटफॉर्म कंपनीज हो गई हैं। और जो आईपी कंपनी हो जिसका खाली रॉयल्टी का स्ट्रीम आता जाए, ये सब मिल जाए तो बेस्ट टू लुक फॉर दीज। बट लार्जली ये अनलिस्टेड स्पेस में मिलते हैं, विच एवरी
small investor may not be able to access. जी जी। मनीष सर, हाल फिलहाल हमने ये देखा है कि ईवी को लेकर यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हुई हैं, और वे चर्चाएं तेज होने की वजह ये है कि मारुति ने भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करने का फैसला किया है। ईवी टारा को लेकर नया प्लांट लॉन्च कर दिया, एमएनएम कुछ नई गाड़ियां लेकर आई, तो फिर से एक नया उत्साह दिख रहा है। इस थीम को लेकर आप कितने बुलिश हैं सर? अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, कितने बुलिश हैं? और आपको क्या लगता है कि मतलब आप कंपनीज का नाम न लेना चाहें अगर, तो आप ना लें, लेकिन कौन सी कंपनीज आपको लगता है कि इसमें लीड लेती हुई दिखेंगी? देखिए, कंपनियों में आज के दिन अगर प्योरली ईवी के बात करूं कि वो टेक्नोलॉजी इतना चेंज हो रहा है कि इसमें फाइनली कौन जीतेगा और क्या मार्जिन कमाएगा इज नॉट क्लियर। टू व्हीलर में भी जैसे प्ले आउट हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, बसों में भी आएगा, नॉट ओनली इन फोर व्हीलर कार्स। तो समटाइम्स इट्स बेटर टू वेट फॉर द डस्ट टू सेटल एंड देन पार्टिसिपेट। क्योंकि जैसे पुराने टाइम में था कि आपको पता था कि मारुति Hyundai will come and win this competition in India. और आज के दिन जैसे maybe Mahindra is doing the better quality EV, but it's not guaranteed कि they will be the ultimate winner, because how and when India plays the game with China, JSW मोटर जो MG के साथ आया है, फिर खुद की गाड़ी उतारने वाले हैं, उनको कैसे खेलना है, क्या इकोनॉमिक टर्म्स पे उनको खेलना है, टाटा इसमें क्या व्यू रखेगा when they split the passenger car business out. तो दे आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स कि जब तक इसका भाव ऐसा अट्रैक्टिव नहीं होए कि इसमें एक बार डिप्रेशन लगे लोगों को कि अरे यार इसमें तो पैसा खो रहे हैं, उस टाइम पे अगर एंट्री करे रादर देन इन पॉइंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। पैसा वहीं बनता है जब आप पेसिमिज्म में खरीदते हैं और ऑप्टिमिज्म में बेचते हैं। आज के दिन जो सेक्टर आप बात कर रहे हैं, जहां जहां ऑप्टिमिज्म है, वहां पे भाव आर ऑलरेडी प्राइसिंग दैट ऑप्टिमिज्म। इसलिए एज ए इन्वेस्टर दे मे नॉट बी लॉट ऑफ मनी टू बी मेड फॉर यू। आई होप जी यहीं पे छोड़ता हूँ ये जवाब को। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। और हम तो कहते रहते हैं बाजार से जो लोग जुड़े हैं कि नहीं, अच्छी खबरें और अच्छे भाव दोनों एक साथ कभी कभार ही आते हैं या फिर नहीं आते हैं। एक और प्रश्न सर आपसे, ये अब ट्रेड डील को लेकर इंतजार लंबा हो रहा है और अभी तक कुछ कंस्ट्रक्टिव निकल के आया नहीं। 50% टैरिफ हम झेल रहे हैं। हालांकि ट्रंप के बयानों में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन ट्रंप पे कितना ट्रस्ट करें ये एक मुश्किल वाली चीज है। आपको क्या लगता है कि ये मामला कब तक सुलझ जाएगा? क्योंकि ये बाजार को परेशान कर तो रहा है। ये एक्चुअली बाजार को नहीं परेशान कर रहे हैं। अगर आप देखें कि इंडिया में सबने मान लिया कि समझिए आधा % एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होगा 41 बिलियन की, जो भी लार्जली टेक्सटाइल्स में या जेम्स एंड ज्वेलरी में है। इसके भी दो आउटकम है कि नंबर 1, EU जिसके साथ हमारा FTA होपफुली दिसंबर जनवरी तक साइन हो जाए। EU इज अ वेरी लार्ज डेस्टिनेशन एंड उनपे जैसे टेक्सटाइल ट्रेड में बांग्लादेश और सबको बहुत अनफेयर एडवांटेज था, 10% ड्यूटी डिफरेंशियल था। तो अगर वहां भी FTA ढंग का हो जाए तो टेक्सटाइल प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व विद दैट। जेम्स एंड ज्वेलरी इज नॉट सच अ बिग इशू क्योंकि वो इंपोर्ट करके प्रोसेस करके बाहर बेचते हैं, तो वहां पे इतना कोई बहुत ग्रेट वैल्यू एडिशन था भी नहीं। आई थिंक द सेंट्रल इशू हैज बीन अराउंड टेक्सटाइल्स, क्योंकि यूएस ने इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एप्पल आईफोन और फार्मा जो जेनेरिक्स, 50% ऑफ यूएस फार्मा जेनेरिक्स कम फ्रॉम इंडिया, ये दोनों तो एग्जेम्प्ट है। तो जहां जहां उनको जरूरत है उन्होंने रास्ता खोल रखा है, और जहां जरूरत कम थी वहां पे हमको दबा रखा है। अच्छा, दबाने में भी ये कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो उनका दर्द और कहीं था, और उसको सॉर्ट ऑफ डिस्गाइज करने के लिए ये लेबल डाल दिया कि रशिया से आप ऑयल ले रहे हो, उसको बंद करो। जबकि वो खुद रशिया से वो भी ले रहे हैं, यूरोप भी खरीद रहे हैं, उनके तो फर्टिलाइजर यूरेनियम सब वहीं से आते हैं। तो ये रशिया वॉर भी कुछ 2-3 महीने से ज़्यादा लगता नहीं है संभावना कि या तो यूक्रेन वॉर हार जाए या रशिया पे इतने सैंक्शन लगाएं कि वो भी बोले चलो इसको ख़त्म करो, जहाँ भी ये लाइन ड्रॉ करो और आगे बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक ये 2-3 महीने से ज़्यादा चलेगा। तो जो लास्ट 25% लगाया है, 25% के ऊपर, वो तो आई डोंट थिंक इज समथिंग विच कंटिन्यूज इनटू नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। और जो बाकी 25% है उसमें स्कोप यही है कि जापान और सबको 15% मिला है टैरिफ और हम 25 पे हैं, और वो जब एवरेज रेट निकलेगा तो वो भी होपफुली 20 तक आ जाएगा, वो 15 तो होने वाला है नहीं। तो 5% का वो प्ले है, और 25% आई थिंक जो प्यूनिटिव टैरिफ है वो आपके निकलेंगे।
और EU से भी टैरिफ साइन जरूर होगा क्योंकि उनके इंटरेस्ट में भी। सो आई थिंक मार्केट हैज बीन लुकिंग बियॉन्ड कि 6-8 महीने का ये गेम है, वो पेन झेल लो, एंड अल्टीमेटली व्हेन यू लुक 1 year आउट, lot of those companies which are going through pain today, they may look very different 1 year later. जी ठीक है, तो 1 साल बाद का बाजार अलग होगा, डिफरेंट होगा यहाँ से, और ये 6-8 महीने का हो सकता है कि थोड़ा सा पेन हो, बाजार कंसोलिडेट करे, अदरवाइज चीज़ें यहाँ से सॉर्ट होती हुई दिख रही हैं। सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन अब किसी और शो में हम मनीष सर से पूछेंगे, अदरवाइज कन्वर्सेशन खत्म करने का मन तो करने वाला, लेकिन समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। मनीष सर, बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ आप जुड़े और तमाम ऐसे मुद्दों पर जो निवेशकों के, जो ट्रेडर्स के मन में हैं, आपने उनके सारे के सारे जवाब दिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। चलिए इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।